वैसे तो बंद किसी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन किसानों के सब्र का बांध टूटा तो यहां तक पहुंच गया। लेकिन पूरा मामला फिर बातचीत पर आकर टिक गया। अमित शाह ने 13 किसान नेताओं के मिलने के लिए उन्हें बुलाया। बाकी 9 दिसंबर को फिर से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होनी है। अब सवाल यही है कि क्या कल निकलेगा हल। चर्चा इसी पर आज एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन के 13वें दिन देश भर की ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो किसानों के भारत बंद की तकरीर कर रही हैं। दरअसल अपनी मांगों की मुराद में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। हम अपनी मांगे मंगवा के जाएंगे और इस 3 काले कानूनों को वापस करवा के ही जाएगा। अपना मैसेज देना चाहता है कि हम सब किसान भाई एक हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 22 राजनीतिक दल जहां इस बंद के समर्थन में थे, वहीं सरकार और उसके सहयोगी दल बंद के विरोध में रहे। अब विपक्ष के तमाम नेता कल राष्ट्रपति से मिलेंगे। यानी किसानों के भारत बंद पर सियासी किस्सा गोई भी कम नहीं। किसानों के साथ है और मैं बधाई देता हूं पंजाब, हरियाणा और देश भर के उन किसानों को जो कि लाठियां खा रहे हैं। उनकी बहादुरी के लिए हम लोग उनकी दाद देते हैं और अब पूरा किसान इस देश का जागृत हो चुका है। हर चीज पे कंफ्यूजन क्रिएट करना, देश के लोगों को गुमराह करना, देश की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम करने के षड्यंत्र साजिश करना, ये इनका बहुत ट्रेडिशनल प्रोफेशनल तरीका रहा है और इसके लिए बहुत हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल्स हैं ऐसे लोग। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जहां बंद का मिला जुला असर रहा, वहीं पंजाब, हरियाणा, मुंबई, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह बंद रहा। तमाम सियासी दलों के कारिंदे जहां किसानों के समर्थन में उतरे, तो वहीं सरकार के सिपहलार भी मोर्चे पर डटे रहे। इधर शाम होते होते गृह मंत्री ने किसानों को मिलने का संदेशा भिजवा दिया। देखो, मैं तो है ही, कल को फिर 7, 5वें 6ठे दौर की वार्ता फिर शुरू है। हम यही बात चाह रहे भाई, इस वार्ता में राजनाथ जी को भी लिया जा। वे सुलझे हुए नेता है, वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसानों को भी उन पर भरोसा है और मैं इस वार्ता में शामिल हो तो इसका समाधान की उम्मीद है। बहरहाल किसान जहां कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार भी संशोधन के फॉर्मूले पर अड़ी है। बंद के बाद अब फिर कल दोपहर 11 बजे से छठे दौर की बातचीत होगी। वहीं बीती बातचीत और बंद की विसात पर सवाल यह है कि क्या कल निकलेगा कोई हल। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो एक तरफ कृषि कानून पर क्लेश बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इधर भारत बंद पर भी देश बटा हुआ दिखाई दिया। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। शबनम पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, उवैद नासिर साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, रोहित अग्रवाल जी रालोद से हमारे साथ। थोड़ी देर में आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ होंगे। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। भारत बंद, गृह मंत्री का किसानों को बुलाना और कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि भारत बंद के आह्वान के बाद आज शाम से जो गतिविधियां हुई हैं वो महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया बातचीत के लिए। भारत के गृह मंत्री हैं, इस सरकार में उनकी आवाज का एक महत्व है। एक तो वहां से लगता है कि सरकार शायद इस मसले को निपटाने के मूड में है। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि कल सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है,
क्योंकि अगर कुछ होना भी होगा तो उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी चाहिए होगी। और तीसरा यह कि कल ही एक और दौर की बातचीत होनी है किसान और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और उनके साथ भारत सरकार के कुछ मंत्री पीयूष गोयल जी और अन्य लोग। तो अभी से लेके जब हम लोग बात कर रहे हैं और कल 3-4 बजे तक का जो समय है 18-20 घंटे का, वो महत्वपूर्ण है और समाधान निकलना भी चाहिए। इस समस्या को अनंत काल तक लटकाया नहीं जा सकता। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि बंद 5 किलो का था कि 6 किलो का था कि 8 किलो का था कि 2 किलो का था। इस बहस को अपने पास रखो सब लोग, अपने अपने ट्विटर पे सब लोग लिखो। बीजेपी वाले लिखे बंद फ्लॉप, सपा वाले लिखे बंद सुपरहिट, सबको आजादी है। रोहित अग्रवाल लिखे अखिल ब्रह्मांड में ऐसा बंद नहीं हुआ, मुझे आपत्ति नहीं। उबैद भाई भी लिखे, लेकिन यहां नहीं। मैं बैरोमीटर लेके नहीं चलता बंद नापने का। मूल बात को समझने की कोशिश भारत में प्रायः नहीं होती है, सरकार कोई रही हो। दाएं से बहस करेंगे, बाएं से बहस करेंगे, पीछे से बहस करेंगे, आगे से बहस करेंगे, लेकिन मूल पर केंद्रित नहीं होते कभी। अब ये हमारा जेनेटिक समस्या है, क्या है ईश्वर जाने। मुझे याद है एक बार 17.5 लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। जोशी जी की सरकार थी, मैं किसी और चैनल में उस वक्त था, लेकिन आता इसी वक्त था बातचीत करने। तो उस समय के एक मंत्री थे हमारे साथ पैनल में, उन्होंने भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई कि ऐसा है और वैसा है। यूनियन के लोग थे कर्मचारी के, उन्होंने कहा ये तो मिलने का टाइम नहीं दे रहे और ना मंत्री की हैसियत के दिला दें टाइम। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने जोशी जी की सरकार के मंत्री से कहा कि भाई अगर आप दिला सकते हो टाइम तो अभी ये हामी भरो, और आपके बस का ना हो तो साइड हो जाओ, तो फिर ये काम भी हम ही करें। तो खैर वो थोड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति थे, वो अपनी स्थिति जानते थे बेचारे, वो चुप हो गए। मैंने प्रयास किया, मैंने मिलो तो दरवाजा तो खोलो। मिले, दरवाजा खोला, झाऊ झाऊ हुई, फिर रास्ता निकला और अंततः मैंने दोनों को समझाया। मैंने उस वक्त की सरकार को भी समझाया कि 17.5 लाख नए ले आओगे, बोले नहीं। अपनी पार्टी के वर्कर को बना दोगे तहसीलदार, नहीं बना सकते ना। आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो, लेकिन लाइनमैन तो नहीं बना सकते सपा के आदमी को। तो रहेंगे तो यही लोग। और उनको भी समझाया कि भैया सरकार तो कोई उनको रहेगी, बिना सरकार तो चलेगा नहीं। तो समाधान हो सकता है। सरकारों को ज्ञापन के लंबाई चौड़ाई देखकर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। दिल से बुलाइए, दिल से बैठिए, दिल से बात करिए। सरकार भी इसी देश की है, आंदोलन करने वाले लोग भी इसी देश के हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पूरे आंदोलन में दिखाई दी, जिससे मैं बहुत आहत हुआ, शबनम जी खासतौर पर आपको तवज्जो देना चाहिए, आपसे मतलब आपकी पार्टी को, ये ट्रोल वाला काम कंट्रोल में आना चाहिए। ये कभी कभी सूट करता है। हर मामले में लठ लेके निकल लेते हैं जो लोग आपके तथाकथित शुभचिंतक, पता है वो आपकी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि वो तो नासमझ लोग हैं। उनको आपने कहा वो दौड़ पड़े। अब दाएं भी मार रहे हैं, बाएं भी तलवार चला रहे हैं, और जरा कहां कहां कलम तरानी लिख रहे हैं किसान के खिलाफ। ऐसे मूर्ख समर्थकों से भी पार्टियों को दूर रहना चाहिए। वो उनको तो चुनाव लड़ना ना लड़ना ना लड़ाना, उनका तो लड्डू फिक्स है। किसी पार्टी में करें काम कि भाई इतना करोगे तो 4 लड्डू मिलेंगे, इतना करोगे तो 8। आप हार जाओ तो भली भला, जीत जाओ तो भली भला।
वो उबैद नासिर की पार्टी में काम करेंगे, जूही सिंह की पार्टी में काम करेंगे, लेकिन आपका बंटाढार कर देंगे। यानी कहां कहां ज्ञान लिख रहे लोग। सबसे पहले तो इस देश में यह बंद होना चाहिए कि ये किसान ऐसा है और ये किसान वैसा है। एक सज्जन कह रहे थे, मैं बड़ा क्षुब्ध हुआ, वो कह रहे थे कि किसान खेती नहीं करेगा तो क्या खेती नहीं होगी। अरे बाप रे बाप, ऐसे बहादुर आप लोग ढूंढ के कहां से लाते हो शबनम पांडे? कौन से राष्ट्रीय परीक्षा कराते हो गुपचुप, जिससे ऐसी उद्भट प्रतिभाएं आप खोज के लाते हो कि आजा बेटा ताल ठोक। नाश कर देते हैं ये लोग, नाश। ये सोशल मीडिया का यही खतरा है, दुधारी तलवार है मित्र, है ना। नेता आपस में चरित्र हनन करें, जनता को राई रत्ती फर्क नहीं पड़ता, यह भी जान लो सच्ची बात। लेकिन अध्यापक, चिकित्सक, किसान और सैनिक, इनके चरित्र हनन की कोशिशों से दूर रहना चाहिए। इनके चरित्र हनन की कोशिशें हाथ जला देती हैं। इनके प्रति भारत के मन में सम्मान है, और जिसके प्रति भारत के मन में सम्मान है, उसकी छवि को, उसके चरित्र को कोई माई का लाल डैमेज नहीं कर सकता। किसान कौन है, एक बात बता के फिर आता हूं, क्योंकि किसान के लिए मेरा मन हमेशा भावुक रहता है। शबनम पांडे को स्मरण है कि नहीं है, वाजपेयी जी ने एक व्यवस्था शुरू की कारगिल के दौरान कि जो सीमा पर जवान मारा गया कारगिल के युद्ध के दौरान, उसके शव को राजकीय सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव तक लाया जाएगा। जितने लोग शहीद हुए उसमें 98% किसान के लड़के थे, गरीब के लड़के थे। कोई ननकू का बेटा था, कोई रज्जाक का बेटा था। नेता, आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति का एक भी लड़का नहीं था जो शहीद हुआ था। जान लीजिए, अपना अपना चेहरा देखिए आईने में। किसान पर आक्षेप करने की हिमाकत होती है। बाप वहां पसीना बहा रहा खेत में, और बेटा सरहद पर खून दे रहा। सिर झुकाकर प्रणाम नहीं कर सकते तो उनके साथ ये खेल मत खेलिए। आलोक वर्मा जी, बहुत सारी गतिविधियां हो गई भाई शाम से। सबसे बड़ी गतिविधि यही है कि भारत के गृह मंत्री के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है 13 किसान नेताओं की। कल सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री जी ने, और कल दोपहर फिर आपकी अगले चरण की वार्ता होनी है कृषि मंत्री के साथ। लग रहा है कुछ रोशनदान खुला है। देखिए अमिताभ जी, हम तो किसान बराबर यही चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जब जब बुलावा आया हम किसान गए। हमने कभी भी उस बैठक में हिस्सा लेने से मना नहीं किया। जब जब सरकार की तरफ से बुलाया गया हम गए, और बार बार यही उम्मीद कर जाते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को माने। क्योंकि अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, वहां पर जो है जब बैठक होती है तो वहां पर पीपीटी पावर पॉइंट में किसानों को बिल का लाभ जरूर बताया जाता है। उसमें हमारी क्या कमियां हैं, हमको क्या उसमें नुकसान होगा, सरकार उसको भी सुने। देखिए, वार्ता अगर होगी तो दोनों पक्ष से दोनों के सुझाव होने चाहिए। या भी एक पक्षीय बात चल रही है कि सरकार अपनी बात बता रही है कि ये बिल आपके फायदे के लिए, इससे ये फायदा होगा। भाई, हमें आज जरूरत है, पेट में दर्द आज है, दवा आप दोगे 1 साल बाद, उसका फायदा नहीं है। हमारी मांग जो है कि एमएसपी को गारंटीड आप कर दो। भाई, देश का किसान चाहे मंडी में बेच दे, चाहे किसी व्यापारी को बेच दे, चाहे किसी आड़ती को बेच दे, 1868 अगर धान का कीमत है तो उसको मिलना चाहिए। हमारी बात यही है। और जो 3 कृषि बिल है,
इनके बारे में हम कह रहे हैं भाई 3 नहीं आप 5 ले आओ, हम स्वागत करेंगे, लेकिन लाने से पहले आप एक बार बात तो करो कि ये ड्राफ्ट है, किसानों को ये इसमें फायदा होगा, हम बताएंगे दिक्कतें कहाँ होंगी। अच्छा, ये बिल आने के बाद जो है 5 जून के बाद हजारों चिट्ठी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई, सरकार कोई बात करने को तैयार ही नहीं। ये आंदोलन हुआ, उसके बाद देखिए 5 बार बात हो गई, आंदोलन के पहले क्या 5 बार ये बात नहीं हो सकती थी अमिताभ जी? जी बिल्कुल, रोज होनी चाहिए, बात में क्या समस्या है, बात तो रोज होनी चाहिए। रोहित अग्रवाल, आपको लगता है कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई रोशनदान खुल रहा है? जी देखिए अमिताभ जी, खिड़की दरवाजा रोशनदान की क्या बात है, किसान तो खुले में बैठा है, किसान के पास तो कोई कहीं से कोई बंदिश है ही नहीं। आप जहां से चाहिए वहां पे आइए किसान से, किसान संवाद करने के लिए तैयार है आपके साथ। किसान ने कभी मना तो किया नहीं कि हम संवाद नहीं करना चाहते हैं। एक बात समझिए, आज सुबह से एक बहस हो रही है 70 साल में किसान को क्या मिला। अरे भैया, आज 6 साल आपको केंद्र में हो गए, 3.5 साल से ऊपर आपको प्रदेश में हो गए, गुजरात में आप 15 साल से हो, मध्य प्रदेश में आप 1 साल का अगर कांग्रेस का हटा दो तो 15 साल से ज्यादा से हो। आप बात करते हो 70 साल में किसान को क्या मिला, इसमें मत जाओ। आपके ऊपर जनता ने विश्वास किया, आपके ऊपर किसान ने विश्वास किया। आप खुद कहते हो कि भाई आप चुनाव जीत के आए हो, आप चुनाव जीत के आए हो तो क्या इसलिए आए हो कि आप 70 साल की खामियां गिनवाओ? अब रिफॉर्म्स की जरूरत है तो रिफॉर्म्स करो ना। दूसरी चीज मैं आपका एक पॉइंट लेना चाहूंगा, जीएसटी आया था, उसके ऊपर 10, 20, 30, 40, 52 कितने अमेंडमेंट हुए? आपकी बातचीत हुई, आपको पता चला कि साहब गलतियां हैं, आप अमेंडमेंट करते रहे। किसान के बिल लेके आए, आप 5 संवाद कर चुके हैं, आपने अभी तक एक भी अमेंडमेंट किया उसके अंदर? किसान की बात सुनने के बाद आप वहां पे भी तो व्यापारियों के साथ बात करते थे, अमेंडमेंट करते थे, व्यापारी नहीं संतुष्ट हुआ उससे आज तक, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपने अमेंडमेंट किए ना। यहां पे किसान अगर आपसे कह रहा है कि अमेंडमेंट करो या गलतियां हैं उसको सुधार करो, तो आप क्यों पीछे भाग रहे हो? आप एक के बाद एक खाली पैतरे खेल रहे हो। दूसरी एक आपने बहुत अच्छी बात की अमिताभ जी, आज बहुत मार्मिक बात की, दिल को छू गई, कि ये ट्रोल आर्मी है, ये ट्रोल आर्मी कम से कम सम्मान के साथ मत खेलो भाई किसान के। भाई आप कुछ उसको दो मत दो, आप उसका सब छीन लो, किसान तब भी खेती का सीना चीरेगा और देश की सेवा करता रहेगा। लेकिन अमिताभ जी आपकी बात लाख टके की है, कम से कम उसके सम्मान के साथ मत खेलो, उसको खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी ये सब बातें मत करो। ठीक है भैया रोहित बाबू। उवैद साहब, आपकी पॉलिटिकल विजडम क्या कहती है? जो डेवलपमेंट मैंने बताए 3, एक अभी और चल रहा है, 2 कल सुबह होंगे, भारत बंद और भारत बंद के बाद ये सीक्वेंस वाइज 3 बड़े डेवलपमेंट। अमिताभ भाई, सबसे पहले तो मैं आपके इंट्रो के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत आंख खोलने वाली बातें कही, और हमें उम्मीद है कि बीजेपी की लीडरशिप कम से कम इस बात को देखेगी कि ये गाली गलौज का जो कल्चर इन्होंने पैदा कर दिया है, विरोधियों को गाली देने का, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा पॉलिटिकल विजडम ये कहता है कि बातचीत का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन ये हुकूमत शायद इतनी आसानी से अपने फैसले बदलेगी नहीं, इसलिए कि इसकी डोर कहीं और से हिल रही है। और किसान भी इस बात के लिए एडमेंट है कि वो इस देश की कृषि का अडानीकरण, अंबानीकरण नहीं होने देगा। ये दोनों चीजें बहुत ही कठिन हैं और इसके बीच का रास्ता निकला है, बहुत अच्छी बात है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि बातचीत सफल हो और किसान अपने अपने घर जाएं, अपनी खेती बाड़ी देखें, अपना घर द्वार देखें। लेकिन हुकूमत को अगर रिजिडिटी ही रखना है तो बातचीत करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसको सोचना पड़ेगा कि किसानों की इन 3 मांगों के सिलसिले में उन्हें बहुत ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। किसानों की समस्याओं का ये जो समाधान है, इसके बगैर कोई हल हमें निकलता दिखाई नहीं देता भाई। ठीक बात। जूही सिंह जी के पास सबसे बाद में आऊंगा, शबनम पांडे जी के पास चलता हूं। शबनम जी, एक सीधा सवाल है, मैंने देखा कि ये भी कहा गया कि ये जो धरने पे आए नकली किसान हैं, क्या? हालांकि असली किसान कोई लाया नहीं सामने। मैंने सुझाव दिया था कि एक तंबू सामने तुम भी लगा दो असली किसानों का, हम दोनों को देख के फैसला कर लेंगे, हम दोनों के थर्मामीटर लगा के फिर बताएंगे देश को असली कौन है। आप तो लगाए नहीं तंबू, मैंने कहा था। और अन्ना आंदोलन के समय जब कांग्रेस के कुछ लोगों ने अभद्रता की थी, तो मैंने कांग्रेस मनमोहन सिंह जी के लिए भी यही कहा था कि आप आओ, कपिल सिब्बल को लाओ, अन्ना के सामने आप भी अनशन करो, एक लगाओ तंबू, देखे जनता किसके साथ ये जाती है। वो भी हिम्मत नहीं जुटाए। आपके लोगों के पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है
जो लगा कि आप जान गए कि जो लोग ठंड में बैठे हैं ये नकली किसान है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान में 300 से ज्यादा सीटों की सरकार तो छोड़िए, 272 सीटें भी छोड़िए, 72 सीटें कोई पार्टी माई की लाल नहीं पा सकती अगर किसान वोट नहीं करे। आप 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार में हैं, ये नकली किसान का वोट है। शबनम पांडे। अमिताभ जी, देखिए, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और उनका सम्मान हमारी सरकार, हमारी पार्टी सदा से करती आई है और आज भी करती है। अदा ये जापान से आए लोग हैं जो ऐसा भाषण दे रहे हैं, जो ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, जापान से आए हैं क्या हांगकांग से? मैं नाम लेके बोलूं? देखिए, आपने एक बार भी आपने कृषि मंत्री को ये कहते नहीं सुना। अरे कृषि मंत्री ही भाजपा नहीं है ना, क्या तोमर ही भाजपा है? हरियाणा का आपका मंत्री, एक मिनट शबनम, हरियाणा में आपका चुना हुआ निर्वाचित विधायक और मंत्री आपके कोटे का जेपी दलाल, वो कह रहा है ये पाकिस्तानी है, ये चाइना से प्रेरित है लोग। दिमाग कहां है उनका? अभद्र बातें करते हैं। अमिताभ जी, निश्चित तौर पे ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी एक जिम्मेदार पद पर हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने इस तरीके का बयान कभी नहीं कहा। कई टीवी चैनलों ने इस तरह की बातें उनसे पूछी कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया इस बात से। और इस बात से कोई भी हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लोग सहमति नहीं रखते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, किसान का मुद्दा और किसान इस पर बात करें। विपक्ष को किसान ने अलग रहने कहा, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से हुड़दंग मचाया आज भारत बंद के आड़ में, वो भी कोई सराहनीय बात नहीं है। उस पर भी कम से कम राजनीति करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसान के किसानी को रिफॉर्म करने की बात करीब करीब सभी सरकारों ने की है और सभी पार्टियों ने की है, शबनम जी, आज या कल। शबनम जी, लेकिन इस रिफॉर्म, ठीक है शबनम जी, एक बात आपको याद दिला दें, आपके यहाँ तो बौद्धिक बैठकें बहुत होती हैं, परिवार की, पार्टी की नहीं, परिवार की होती है। वहां कभी बताइएगा लोगों को, तो लोग कहेंगे भाई देखो शबनम जी प्रबुद्ध नेता हैं, बड़ी बात लाई। क्या 89 में महेंद्र सिंह टिकैत ने बोट क्लब पर किसानों को लाके बैठाला था 5 लाख, एक रैली की थी, ऐतिहासिक रैली, उससे ज्यादा भीड़ को जुटा नहीं पाया बोट क्लब पर। उस रैली के मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी भी गए थे। क्या वो राजनीति कर रहे थे? वो राजनीति कर रहे थे? अरे किसान के साथ पार्टियां नहीं खड़ी होंगी तो पार्टियां किसके साथ खड़ी होंगी? 60% तो इस देश में किसान है। आप लोगों ने एक ही बात सीख ली कि राजनीति हो रही। अरे भाई, राजनीतिक दल क्या अखंड रामायण का पाठ करेगा? आप मुझे एक आंदोलन बता दो, बड़ा आंदोलन, जो आप तो शबरीमाला मंदिर में आंदोलन करने गए कि नहीं गए? कौन अंदर जाए कौन नहीं जाए इस मुद्दे पर, वो राजनीति नहीं है। अमिताभ जी, जहां किसान संगठनों ने साफ तौर पे मनाही किया, बिहार में एपीएमसी एक्ट नहीं है 2006 से, आज तो 14 क्या बुराई साल है भाई? निकल गए विपक्षी पार्टियां। ठीक, क्या उन्हें 14 साल में कभी भी नहीं लगा कि ठीक है शबनम जी, ठीक है, वहां के किसान कहाँ गए, केरल के किसान कहाँ गए, झारखंड के किसान कहाँ गए? और जो बार बार कहते हैं ये लोग कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, 17 राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा हुआ है, वहां के किसान कहाँ गए? आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब पहले से हटा हुआ है तब ये विपक्ष कहाँ गए? ठीक है, ठीक है। अब आपके 2 बातें कह के मैं जूही सिंह के पास जाऊंगा, ये बातें भी आगे ध्यान रखिएगा। बंगाल में चुनाव होता है तो दुर्गा स्तोत्र का पाठ जोर से करते हैं नेता कि नहीं करते हैं? अब इसको ज्यादा खुलवाइएगा नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक, बाकी 4 साल नहीं करते, बाकी मन में कर लेते। बंगाल का चुनाव होता तो माइक लगा देते हैं, बिहार में चुनाव होता है तो छठ मैया का गीत गाने लगते, तमिलनाडु में चुनाव होता तो जल्लीकट्टू के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जाके कहने बैल लड़ाओ। शबरीमला में आपको नहीं जाना अंदर ना बाहर, लेकिन वहां भी निकाला ना आंदोलन। तो जब सब वही कर रहे तो उसमें काहे को जहां जाए हो रही भाई? और मैं इसको पूरा नहीं मानता। राजनीतिक व्यक्ति को, संस्था को, पार्टी को हर सामाजिक विषय में खड़ा होना चाहिए। इसमें एक दूसरे की आलोचना क्यों?
अगर राजनीतिक दल इस आंदोलन के पक्ष में नहीं आज खड़े होते भारत बंद के, तो मैं उनसे सवाल पूछता कि आपने अपनी दुकान किस लिए खोली है? इसमें जलेबी बेचोगे क्या? इसलिए तराजू ठीक रखिए, नपना एक रखिए। जोशी सिंह जी, मेरा प्रश्न वही, राजनीति में इतनी असहिष्णुता क्यों बढ़ती जा रही है? कोई भी संस्था हो, कोई भी वर्ग हो समाज का, कोई भी व्यक्तित्व हो देश का बड़ा, आपके मन की बात ना कहे, और ये सब पार्टियों में लागू, तो 100, 200, 500 शिकारी उसके पीछे खोल दो, छोड़ दो को बेटा इसका बस हरण कर लाओ। कहां ले जाओगे राजनीति को मित्र? बात आपकी कोई सही है, बचेगा नहीं, ये जान लो। अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी। ये जो नीली चिड़िया है या जो सोशल मीडिया है, जैसा आपने कहा, बहुत नुकसान भी करती है। और शायद जो आज की स्थिति भी हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अगर किसान को बुला रहे हैं बात करने के लिए, साथ ही अन्य चैनल्स पे अन्य मंत्री जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पूरे कानून सही है, तो बातचीत का जरिया हम वहीं बंद कर सकते हैं। और दरअसल हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषा की मर्यादा है, एक मानसिकता है, तो हम सबको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये जो वॉरियर्स हैं जो सबके पीछे पड़ जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, लेकिन किसान के विषय में आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, और जमीनी तौर पे ये आप स्पष्ट बता सकते हैं कि क्या किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पिछले 2 महीने के 3 महीने के आंकड़े देखिए, इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 14 से 15% नीचे खरीदारी हुई है। अगर पूरी सरकारी खरीदारी में देखें तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा 6 से 7% है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, कहाँ छोटा किसान है, छोटे किसान की कुछ जमीनी हकीकत है, और आप बात कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, वो नेगोशिएट करेगा, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो शायद सरकार को भी वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जरूर सुधारों की जरूरत है। कृषि को मुनाफे का कैसे व्यवसाय बनाया जाए, कृषि एक हमारी संस्कार, हमारी सभ्यता की, जिसको मैं कहूँ नींव है, तो सुधार करें, लेकिन सुधार होना चाहिए। केवल अगर आपने कोई लॉ पास कर दिया, जैसे आज नाम नहीं लूंगी, हमारे नीति आयोग के एक बड़े अफसर कह रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी। अब इस तरह की बिना सोची समझी बात कहना कि टू मच डेमोक्रेसी, उनको देश की जानकारी नहीं, मैं जानता हूं उनको देश की मिजाज की समझ नहीं। तो कमिताभ जी, मैं भी ये कहूंगी कि कोई भी सरकार, मैं नहीं मानती हूं कि नुकसान करना चाहती है, लेकिन ऐसे देश के जानकार लोग जिनको कोई जानकारी नहीं है, यदि ये बार बार सरकार को प्रतिबद्ध करें, तो शायद ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि कोई बातचीत का जरिया भी बंद हो जाता है, जबकि वो खुला रहना चाहिए, क्योंकि किसान की कठिनाई को समझना चाहिए। जी अमिताभ जी। शबनम जी से एक बात और कहूंगा, जो बात जोशी सिंह ने उठाई ना, शबनम जी, उनको कहिएगा नीति आयोग को, आप समझी जाएंगी, नहीं तो अभी जोशी सिंह जी बता देंगे बाद में आपको। ने कही तो मैं भी नाम ले दूं, इतना मुझे समस्या नहीं। 3000 साल से पहले जब ना संविधान नाम की कोई चिड़िया थी, ना कोई कहीं किसी देश में कोर्ट था, अमेरिका जैसे देश का विश्व में पता ही नहीं था, पानी में डूबा था, तब भारत में वैशाली गणराज्य में लोकतंत्र था, पता है? ये कहां से कुपड़ ले आए अनपढ़, जिन्हें न देश का पता है, न परंपरा का पता है, न सनातन धारा का पता है। एक बात कह के ब्रेक पर जाऊंगा, ये मसला केवल हम सारा दोष भाजपा को ही नहीं देंगे, इस पाप में सबने अपने अपने भूमिकाएं निभाई हैं। उबैद नासिर साहब की पार्टी ने भी अच्छे से निभाई, कोई कमी उसने भी नहीं रखी। स्वामीनाथन कमेटी के नाम का ताबीज आजकल आलोक वर्मा पहने बहुत सब लोग घूम रहे हैं। जो स्वामीनाथन का एस नहीं जानते वो भी कह रहे स्वामीनाथन स्वामीनाथन, गायत्री मंत्र की तरह। क्या अभी पूछ लोग स्पेलिंग लिख के दिखाओ उनके नाम की, तो नहीं लिख पाएंगे। भाषण झोंके पड़े स्वामीनाथन स्वामीनाथन, पूछ लो कितने पेज की रिपोर्ट है तो नहीं पता, रिपोर्ट में देखी नहीं, वो तो व्हाट्सएप पर चल रहा है। एक आधिकारिक जानकारी दे दूं, स्वामीनाथन कमेटी के नाम का मंगलसूत्र और रुद्राक्ष पहनने वाले लोगों को स्वामीनाथन ने
3 फार्मूले दिए थे एमएसपी के लिए। उसमें जो तीसरा फार्मूला था, वो फार्मूला उन्होंने एक लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि ये भारत के किसानों के जीवन चक्र को बदल सकता है। बाकी 2 फार्मूले जीवन चक्र को नहीं बदल सकते। 2 टाइम की बजाय 1 टाइम की रोटी मिल जाएगी, किसान कभी सरसब्ज नहीं होगा। वो तीसरा फार्मूला बता देता हूं, पूरा तो अभी समय नहीं है। अगर तीसरे फार्मूले से एमएसपी तय होती, शबनम जी आप सुन लीजिएगा, तो इस वक्त अगर स्वामीनाथन के तीसरे फार्मूले के तहत होती तो इस वक्त गेहूं का एमएसपी 3800 रुपया होता। कितना? 3800। 2700 रुपया धान का होता। इतना कर दीजिए, झंझट ही खत्म हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर बात करते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं। वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें। अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। चाहता जो मुझे मिल गया, एक स्वाद जो है महक भरा, रिश्ता जुड़ा एक उम्र का मेरा। राजनिवास फ्लेवर्ड पान मसाला। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक बार आज फिर किसान की बात हो रही है, किसान की परेशानियों की बात हो रही है और क्या किसानों की परेशानियों का समाधान निकल पाएगा, उस पर चर्चा हो रही है। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। उवैद साहब, 10 साल आपकी सरकार रही, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपकी सरकार में आ गई थी। किसान की लागत का आकलन करते समय उसकी जमीन के बाजार मूल्य को भी शामिल किया जाए। इस फार्मूले के तहत जो अभी मैंने रेट बताया कि इस वक्त अगर एमएसपी वैसे होती तो इतनी होती गेहूं की,
वो काम आप ही क्यों नहीं कर गए अपनी कलम से? आज तो धरने में शामिल हो आप कि जी भारत बंद करो, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा। जब 10 साल आप मालिक मुख्तार रहे तो क्यों नहीं लिख दिए? बताओ भैया। तो 7 साल से तो ये है अमिताभ भाई। अब आप अब ये अधिकार मेरे पास रहने दो सवाल पूछने का। ये बात लागू करेंगे। आप दोनों को मेरा प्रणाम, भाजपा और कांग्रेस को। कांग्रेस भाजपा पे टोपी फेंके और भाजपा कांग्रेस पे टोपी फेंके, सवाल खत्म, शो खत्म, घर जाओ। ऐसा ना करो महाराज। 10 साल आप रहे, आपने ये पुण्य कार्य क्यों नहीं किया? जवाब उसको देना है सर, जिसकी हुकूमत है जवाब उसको देना है। अरे भाई 10 साल आप गजब करते हैं। उठा के देख लीजिए, 10 साल आप थे कि नहीं थे? उठा के देख लीजिए, हमने सबसे ज्यादा एमएसपी दिया गेहूं और धान पे, नहीं परसेंटेज वाइज। ठीक है, फिर ठीक। अगर यही तर्क है, हमारा सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अगर यही तर्क है, ये बात कि 7 साल से ये है। ठीक है नासिर साहब, ठीक है, कब तक ये तो ये बीजेपी वाले भी करते हैं। उनको जो मैं कांग्रेस ही सवाल पूछते हैं। ठीक है, आ गई आपकी बात। उनको जो मैं कहूंगा वो कहूंगा। आपकी पार्टी के लिए एक बात कहता हूं, कांग्रेस को किसान की स्थिति पर ज्यादा बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, ये मेरा वक्तव्य है। कांग्रेस 10 साल सरकार में थी, वो कर सकती थी, नहीं किया। इसलिए ये आरोप ठीक है कि आपके आंसू ग्लिसरीन बाले हैं, ये दुरुस्त बात है। इसमें ठीक उवैद नासिर, ठीक है। हमको आपको जो कहना था आपने कह दिया, मुझे कहना था मैंने कह दिया। 1920 से लेकर अब हमको इतिहास ना बताओ महाराज। नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आगे बात आपकी। आलोक वर्मा सर, प्लीज इतिहास तो बताना पड़ेगा। आप इल्जाम लगाएंगे, रुको भाई। आलोक वर्मा, स्वामीनाथन गायत्री मंत्र की तरह सारे सियासतदान पढ़ रहे, सुबह शाम 5 माला फेर रहे। उसमें तो सीधा लिखा था फार्मूला कि अगर उसके पास 1 एकड़ जमीन है और साल भर वो जमीन किराए पर किसी को देता, तो अगर उसको 50,000 रुपया मिलता तो उसकी लागत में 50,000 भी जोड़ो, तब ऊपर से 50% जोड़ो, तब जो रेट आए वो एमएसपी। यही है ना स्वामीनाथन ने कहा। वो तो किसी ने नहीं किया। 10 साल ये भी सत्ता में रह के टहल के निकल लिए, 7 साल इनको हो गए। आलोक वर्मा। देखिए अमिताभ जी, अमिताभ जी देखिए, किसान एक ऐसा खिलौना हो गया है कि कभी उसके साथ प्रकृति खेल लेती है और कभी राजनीतिक दल खेलते हैं। अमिताभ जी एक चीज ये देखिए कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, स्वामीनाथन की जो आपने सिफारिश की बात की, वो तो मैं कह दूंगा आपके चैनल पे कि ये इतने राजनीतिक दल बैठे हैं, किसी की सरकार आ जाए वो दावे के साथ कहता है वो फार्मूला कोई लागू ही नहीं करेगा। और जिस दिन वो फार्मूला लागू हो गया ना, उस दिन देश में हाहाकार मच जाएगा। और अमिताभ जी देखिए, हम लोगों ने सरकार के सामने 2-3 मांगे रखी थी। उस मांग में यह भी था कि 1967 को आधार वर्ष मानिए और उसके हिसाब से हमारे फसलों के दाम तय कर दीजिए। 1967 में हमारे गेहूं का भाव था 72 रुपए क्विंटल और एक अध्यापक का वेतन था 70 रुपए। भाई आज अध्यापक का वेतन क्या हो गया और हमारे गेहूं की कीमत आप देख लो। उस समय सीमेंट का कट्टा किस रेट में आता था, डीजल क्या रेट था, उसके हिसाब से भाई आप हमारी फसल के दाम तय कर दो। और अमिताभ जी बताऊं, ये जो राजनीतिक दल है, शबनम जी भी बैठी है, मुझसे अभी आप ही पूछ लीजिएगा कि 3 साल हो गया, 3 साल में गन्ने पे 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। जबकि उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा कहा जाता है पूर्वांचल और पश्चिम को, उसको बचा रखने के लिए कम से कम आप गन्ना किसानों को आप उससे वोट लेती हैं, सब कुछ करती है। आपने वादा भी किया था, आय दूनी करने का वादा किया था। अमिताभ जी 1 रुपए गन्ने पे नहीं बढ़ा। अरे भैया 14 दिन भुगतान की बात। आलोक जी जो है सो मिल जाए वही बहुत है। जो कम मिल जाए तो समझो गंगा नहा ली। सुनिए अमिताभ जी, 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात की, वो हो नहीं पा रहा है। धान हमारा खरीदा नहीं जा रहा है। और आप बता दूं कि धान में अभी एक बहुत बड़ा घपला हुआ है। घपला ये हुआ है कि कृषि विभाग ने हाइब्रिड धान तो बेच दिया खूब किसानों को कि भैया ले जाओ, इसको लगाओ, खूब बढ़िया फसल पैदा होगी। और जब खरीदारी की बात आई तो क्रय केंद्रों पर यह नियम लग गया है कि हाइब्रिड धान सिर्फ 35% खरीदा जाएगा, बाकी आप चाहे जहां बेचो। मालूम है। तो हमारा ये, हम शबनम जी से पूछना चाहते हैं कि भाई जब आपको खरीदना नहीं था तो बुआ कह दिया, काहे बुआ दिया? भाई किसान कहाँ ले जाए, क्या करे किसान? अमिताभ जी मैं बता रहा हूं कि किसानों की बात इनको सुननी पड़ेगी। और मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि
13 दिन से आज किसान ठंड में पड़ा है। संवेदनहीनता खत्म करिए, किसान के दरवाजे पे आइए। बड़े बड़े नेता जिनको भाई आपको बहुत बड़ा राजनीतिक आपका दल है और हम किसानों ने ही आपको वोट देकर दिल्ली भेजा है, तो आप हमारी बात को सुनिए। ठीक है आलोक जी, धार्मिकता छोड़ दीजिए, You made your point, विनम्रता ठीक से है। आलोक किसान बाबू, की बात सुनो। ठीक है रोहित अग्रवाल, मेरा स्वर थोड़ा तल्ख हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं देखता हूं कि सब एक दूसरे को ठग रहे हैं क्या, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। चौधरी साहब इस देश की तमाम सरकारों में बड़े मंत्री रहे, जलवेदार मंत्री रहे अजीत सिंह जी, क्या कुछ सरकारों में उनका उतनी हैसियत थी, चाहते तो करा ही लेते क्या। बिल्कुल किसान का भाग्य तो नहीं बदला। फिर हम कैसे कहें कि भाई किसान आपके नाम का सिंदूर लगा लेगा तो सुरक्षित रहेगा। आप तो कोई उसकी वैक्सीन बन नहीं पाए रोहित अग्रवाल, जबकि आप चरण सिंह की पार्टी थे, चरण सिंह के वारिस थे चौधरी साहब के, उनसे बड़ा कौन किसान नेता था जी, बताइए भैया। एग्रीड। अमिताभ जी, चाहे चौधरी, देखिए इतिहास में मैं बहुत ज्यादा इतिहास में आपसे इसलिए बहस नहीं करना चाहता हूं, आप ज्ञाता हैं चीजों के और आप खुद बता सकते हैं। अगर चौधरी चरण सिंह से मैं शुरुआत करूं तो किसानों के लिए अगर किसी ने भला किया तो चौधरी चरण सिंह ने किया। चौधरी अजीत सिंह जब उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने चीनी मिलों को लगाने का काम किया। किसके लिए लगाया? किसानों के लिए लगाया ना। चीनी मिलों की सीमा को कम किया, जो धान खरीदने की सीमा होती है उसको 25 किलोमीटर से 15 किलोमीटर किया। किसके लिए किया? किसान के लिए किया ना। मतलब जब वो उद्योग मंत्री हैं तब भी वो किसके बारे में सोच रहे हैं? किसान के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें मंत्री थे चौधरी साहब, और ये चाहते थे कि इनकम टैक्स लगा दो किसान के ऊपर। आज अगर किसान की इनकम टैक्स फ्री है तो वो चौधरी अजीत सिंह जी की बदौलत है। ये देखिए अमिताभ जी, ये आप ही बता सकते हैं आज हम बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता है। इसके बाद बताएंगे। माननीय जयंत चौधरी जी जब आए तो उन्होंने जब हाँ बिल्कुल जयंत को छोड़ दो हाँ, महाराज। मैं आपको बता दूं कांग्रेस उस समय कहां चरण लैंड सिंह ने, कहां एक्विजिशन बिल जयंत के ऊपर चौधरी। बहस कर रही थी। अब छोड़ो, फिर ये ज्यादा हो जाएगा रोहित। चरण सिंह जी का जहां उल्लेख करो वहां मैं जयंत आपको का सिर्फ नहीं इतना करो। बताना चाहता हूं। नहीं अमिताभ जी, देखिए ज्यादा हो मुझसे जाएगा। पूछा है तो देखिए मुझे समय दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। देखिए चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह हो और चाहे जयंत चौधरी हो, तीनों ने अगर सदन में रह के कोई काम किया है तो किसानों के लिए किया है, सोचा है भैया। तो किसानों के लिए धन्यवाद सोचा है। धन्यवाद। भले ही उनके पास कोई भी मंत्रालय ठीक है, धन्यवाद। अब आ गई बात बाबू। एक बात अपने दोस्त के लिए कहूंगा, रोहित जी की पार्टी के प्रति, पार्टी के लीडरों के प्रति जो निष्ठा है वो बड़ी प्रशंसनीय है। लेकिन एक बात कहूं, मैं तो गांव देहात का आदमी, आपने कहा कि भैया मैंने दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, उदाहरण दे रहा हूं, है ना, प्रसंग नहीं बता रहा, और दलितों बस्ती में आप पार्षदी के लिए खड़े हुए, आपकी हो गई जमानत जब्त। इसका मतलब आपने दलितों के लिए काम नहीं किया। इसी से मैं जान लूंगा कि आप झूठ बोल रहे थे। जिस बेल्ट में आप राजनीति करते हो उसमें गन्ने का भला किया होता महाराज तो 200 साल तक आप लोग जीतते वहां। इसलिए छोड़ दो, अब इन बातों में कुछ रखा नहीं दोस्त। क्या रखा इन बातों में? खुरपा ले ले हाथों में, किसानी करो, उसमें ही भला है सबका। शबनम पांडे, मसला वही। अभी आलोक बता रहे थे कि गन्ना किसान का पैसा नहीं बढ़ा, हमने उनको छूट दी, बात को सरल किया। मैंने पैसा नहीं बढ़ा, छोड़ो, जो है वही मिल जाए। मैं बात को थोड़ा और व्यवहारिक कर दूं, फिर आपसे उत्तर लूंगा इसी पर, कि आप लोगों को भी समझ आए कि जमीन पर समस्या है कहां है। जितनी चीनी मिलें लगी, सहकारी वालों को छोड़ दीजिए, उद्योगपतियों ने, बजाज ने लगाई, मोदी ने लगाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, बिड़ला ने लगाई पूरब में, ठीक। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 मिलें हो गई है। और जब किसान का पैसा देने की बात आई तो हमेशा कह दिया हमारे पास तो पैसा ही नहीं। कभी इनके मालिकों को जेल भेजा, आपको पता ना मालूम है, मुझे व्हाट्सएप कर लेते, मैं पता भेज देता इनके मालिकों का, मैनेजरों का नहीं, मालिकों का। कितनी सरकारें आई और चली गई, जोशी सिंह जी भी बैठी हैं, क्योंकि मालिकों के साथ ही तो रिश्ता है भैया, उनको जेल कौन भेजेगा। अगर कभी घेराव किया भी तो बाबू चपरासी बंद कर दिए,
उनको छुड़ाने के लिए मालिक पैसा नहीं देता। शबनम पांडे, बजाज ग्रुप की बहुत चीनी मिले हैं, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 6 हो गई, और किसान को पैसा देने के नाम पर उसने हमेशा कहा मेरे पास तो पैसा ही नहीं। और आप सब राजनीतिक लोग बजाज साहब के परिवार के साथ फोटो खिंचाते रहे, चाय पीते रहे, तो आलोक वर्मा भला कैसे होगा भैया बताओ जी। देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पे किसानों की जो समस्याएं हैं उनको उन समस्याओं से निकालने के लिए हमें हमारे कृषि में रिफॉर्म करने के लिए ही ये कानून लाया गया था। अगर उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का देखा जाए तो पिछले 3 सालों में 1,325 करोड़ रुपए का डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है, किसानों को, गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। और पिछली सरकारों के भी बकाया जो थे उनका भी भुगतान हमारी सरकार ने ही किया है। निश्चित तौर पे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और इसीलिए इस रिफॉर्म की जरूरत पड़ी है। पिछली सरकारें रिफॉर्म करती रही पर उन्होंने ये हिम्मत नहीं की रिफॉर्म करने की। हमने की, निश्चित तौर पे ये भी मानते हैं कि किसानों को उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत से सभी बातों को सुलझाया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है। और इसी फॉर्मूले पे हमारी सरकार चल रही है, बातों का दौर चल रहा है, हर बिंदु पे बात चल रही है और जहाँ पे सहमति बनती है, क्योंकि ये भी जरूरी है शबनम जी, किसानों को ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर हो, इसका समाधान निकले, ये बात कह के मैं जूही सिंह की तरफ जाऊंगा। लेकिन एक बात कह दूं, जो आपने कहा ना, गन्ना किसान का ही अगर उदाहरण ले लें तो मसला मालूम क्या है, पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार जिसकी थोड़ी बहुत भी सेटिंग गेटिंग है, जूही सिंह जी राजकीय व्यवस्थाओं को अपने परिवार से जानती हैं, वो ज्यादा बेहतर उस पर मोहर लगाएंगी, है वो 30% तो एडवांस ले मरता है पहले ही, उसके बाद मिट्टी कोलतार मिला के जो भी बनाता है अर्जी फर्जी वो बना ही देता है और नपाई के दूसरे दिन पूरा मिल जाता है। ये गन्ना किसान ने कौन सा पाप किया, कौन सी गाय मारी है भाई कि ये लड़ता घूमे। और मुझे इन आंकड़ों पर इसलिए भरोसा नहीं होता, मान लीजिए आपने कहा 1 लाख करोड़ हमने दिया, ठीक, लेकिन अगर 2 लाख करोड़ का गन्ना दिया हुआ बैठा है किसान तो 1 लाख करोड़ से क्या होगा। स्कूल में ब्लैक बोर्ड, बस्ता, स्वेटर सप्लाई करने वाला कभी भटका है क्या? नहीं ना, कमीशन के चक्कर में तत्काल पेमेंट है। गलत कह रही हूं शबनम, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, गलत कह रहा हूं क्या दोस्त? ये नासिर साहब कह दे, रोहित बता दे, किसी सरकारी सप्लाई में नया नोट मिलता है बिल्कुल खर 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 खर, और बाबू घर दे जाता, कहता हमारा हमको दे दो भैया। ये गन्ना किसान ने कौन सा पाप किया? आप चीनी का शिकंजी बना के पी गए, एक गर्मी पार कर दी, उसको पैसा नहीं मिला, और जब पैसा दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि खैरात दे रहे हैं। वो अपना गन्ना दे गया, 6 महीने बाद उसका पैसा दे रहे हो, उसका भी जलूस निकाल रहे हो। पूर्वांचल में एक है चीनी मिल, मैं नाम नहीं लूंगा, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, शबनम जी सुनिए, 70 के दशक में भारत में उद्योग जगत से 2 ही नाम थे, उनका एक राइम बना था, एक रिदम बनी थी। कोई आदमी ज्यादा अपनी बड़ा यहाँ के तो कहते तुम क्या फला हो गए हो, 2 नाम एक साथ आते थे, उनमें से एक की चीनी मिल थी, एक के दामाद की। क्या ऐसा ही मसला फंसा, डीएम के हाथ पैर फूल गए, बोले तो बहुत ही बड़ा आदमी की दामाद है। कल्याण सिंह जी को कहा कि सर क्या आदेश है, उन्हें भाई इसके मालिक को उठा के बंद करो, और बंद ना भी कर पाओ, इतनी हिम्मत ना जुटा पाओ, कम से कम दफ्तर में तो बैठाओ इसको 4 घंटे, पैसा दे तो छोड़ो, किसी का दामाद हो, पैसा तब मिलता है, ये भी ध्यान रखना होगा। जूही सिंह, मसला वही, पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार तत्काल भुगतान पाए, स्कूल में स्वेटर, जूता, मोजा सप्लाई करने वाला तत्काल पाए, सांसद विधायकों को घरों पे सजावट करने वाला तत्काल पेमेंट पाए, मंत्री जी क्या एसी लगाने वाला, टीवी लगाने वाला तत्काल पेमेंट पाए। इनने कौन सा पाप किया भाई साहब? ये तो आप लोग मुझे बताओ महाराज, आप राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी जानते हैं, बताइए।
अमिताभ जी, जब तक हम लोग जमीनी कठिनाई को समझेंगे नहीं कि किसान की कठिनाई क्या है, जैसे आलोक वर्मा जी कह रहे हैं, आप हमें सुधारने की कोशिश मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तो वो हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं चुनने की कि हम जहां मर्जी आए वहां बेचें। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, बढ़ती लागत, बढ़ती माल ढुलाई, हम कहाँ बेचें? आपके क्रय केंद्र खुल नहीं रहे हैं क्योंकि किसान अब समझ गया, ये विश्वास का संकट हो गया है। सरकार क्रय केंद्र नहीं खोल रही है क्योंकि जिम्मेदारी से हट गई है, तो अपना उत्पादन लेके कहाँ जाएगा किसान? और गन्ना किसानों का है, आपके पिछले सत्र, पेराई सत्र का भी बाकी है। 14 दिन में आपने कहा था भुगतान करेंगे, आप हमेशा बताते हैं कि कितना भुगतान किया, ये भी तो बताइए। अभी तो पार्लियामेंट में कहा क्या कि पूरे भारतवर्ष में करीब 12,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है। वहां जो किसान बैठे हैं उनको अगली बुआई भी करनी है, रबी की होनी है, खरीफ की होनी है, सस्ता कर्ज मिल नहीं रहा है। कई नमूने हैं जो कृषि पर तरह तरह की बातें और वक्तव्य देते रहते हैं। कृषि का बाजारीकरण करना जरूरी है। क्या भारत में कृषि का बाजारीकरण हो सकता है जिस तरह से इस कानून में लिखा है? अमिताभ जी, आप समझते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, सुधार की आवश्यकता है। एपीएमसी एक्ट की बात अभी हुई, एपीएमसी एक्ट में सुधार की जरूरत है, लेकिन आपने जो कदम लिया है इससे मंडियां बैठ गई हैं। मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट है कि मंडियों में 2-3 महीनों से कोई खरीदारी ही नहीं हुई है। आपने कोई ये ई नैम मंडी, डिजिटल इंडिया, ट्विटर पे आप फोटो लेकर बेच रहे हैं, ये भारतवर्ष है। कुछ तो आपको यहाँ की रियलिटी समझनी पड़ेगी। और किसान पढ़ा लिखा है, अपनी कठिनाई समझता है, तो अगर उसको आप एड्रेस करें तो बेहतर। तो केवल ये कहना कि मैंने कुछ लोगों के कहने से ये कानून बना दिया और यही कानून आपका सुधार करेगा, ये एक अड़ियल रवैया है। ठीक है जूही जी, मामला और पेचीदा होगा। चलिए अमिताभ सर, संपादक की टिप्पणी प्लीज। एक बात सबको समझनी चाहिए, जो पहले सत्ता में थे उनको भी, जो आज सत्ता में है उनको भी, जो आगे आने की इच्छा रखते हैं वो भी, तो जो और ही ज्यादा समझे। शबनम जी, इस देश में 86%, 86% किसान ऐसा है, आलोक मेरी बात की गवाही देंगे, ऐसा है जिसके पास 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम की जोत है। ठीक, बहुत छोटी जोत होती है, ठीक। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सी नहीं कर सकता ये 2 एकड़ में। 2 एकड़ में क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा? उतना तो पैदा नहीं हो रहा जितने में बच्चे खा ले। बोरे भर के एक आध बोरा कुछ निकला भी मूंग उड़द तो वो बेच आया, उससे बच्चों को कपड़े आ गए गर्म सर्दी में। खत्म खेती, खत्म खेती, समझ गए ना। 86% कितना? तब क्या 14% के लिए हाय तौबा मचाए हैं सब लोग? मेरी चिंता है 86% की का इलाज पहले करो। जैसे कोरोना में हमने प्रायोरिटी सेक्टर बांटा ना, राजनीतिक व्यक्तियों के चरणों में यह तर्क रख रहा हूं, कोरोना में हमने प्रायोरिटी सेक्टर बांटा ना, गंभीर बीमार, बुजुर्ग, हेल्थ वर्कर और सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके बाद हट्टे कट्टों को मिलेगी। ये 86% का तो सोचो, कैसे कैसे तर्क बना दिए। मान लीजिए कोई 5,000 रुपया महीना कमाता है और नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद में रहता है, बड़े शहर में। अब हम उससे कहें कि मैंने तुम्हें छूट दी, तुम मैकडोनाल्ड में भी पिज्जा खा सकते हो और पिज्जा हट में भी खा सकते हो। वो कहेगा चाचा मेरे रोटी का तो पैसा नहीं, पिज्जा कहां से खाऊंगा, इस छूट को मैं अवेल कैसे करूं? अब आप बताओ, ननकू को या रज्जाक को, हंसीएगा नहीं मेरी बात पर, दिमाग में आ गया इसलिए कह रहा हूं, रज्जाक या ननकू को किसी 7 तारा होटल के स्पा का वाउचर दे दो फ्री का, वो कैसे घुसेगा होटल में ये तो बता दो भैया। वहां तक आने जाने का पैसा नहीं और कपड़े देख के घुसने नहीं देगा होटल वाला। और आप कहोगे मैंने स्पा का तुमको वाउचर दिया था, वहां जाके नाखून रगड़वाते तो चमक नहीं आ जाती, फूट मसाज और क्या क्या कराते। समस्या रो पेट की है, हम कह रहे जी फेशियल कराओ, फेशियल से काम चलेगा? 86% का क्या होगा? और एक व्यावहारिक समस्या, मैं राजनीतिक किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में कभी नहीं होता, मैं व्यवस्था पर सवाल करता हूं। 86% जो 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम का काश्तकार है भारत का, वो इतना उपजाता ही नहीं। जूही जी, शबनम जी, उबैद भाई, रोहित, इतना उपजाता ही नहीं
कि वो अपने जिले की सीमा भी लांघे। अगर जिले की भी सीमा लांघी तो सारा फसल मिट्टी हो गई। वहां एक ट्राली गेहूं हुआ उसका पूरा मुश्किल से। बरेली वाला अगर बरेली में नहीं बेचा और उसने सोचा बदायूं में बेच आऊं तो उतना किराया लग गया कि गेहूं जीरो हो गया। क्या इसलिए इस बात का यहां क्या मतलब बताओ भैया? मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है। गोपालदास नीरज लिखे थे कभी, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता। अब बताइए 2 एकड़ के जोत वाले आदमी से हम कह रहे तुम अपना गोभी का फूल कोयंबटूर में बेच आओ, गोभी के फूल में कुछ बचेगा? 8,000 रुपया का गोभी का फूल पैदा हुआ पूरा, मान लीजिए है 16,000 आने जाने में लग गया, बर्बाद हो गया। 8,000 जेब से दे। उस छूट का फायदा नहीं। भारत में इस छूट का फायदा लेने वाले 14% किसान हैं, सिर्फ 14% ओनली। वो अपनी हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं, उसके लिए अमिताभ अग्निहोत्री को गला फाड़ने की जरूरत नहीं। मेरी चिंता जो दीनदयाल जी कहा करते थे अंतिम व्यक्ति के प्रति है। आप लोग तो मातृशक्ति हैं दोनों लोग, मेरी दोस्त जूही सिंह जी और शबनम जी। जो बच्चा छोटा, एक बच्चा छोटा है एक बड़ा है, मां का ज्यादा फोकस छोटे पर इसलिए रहता है कि वो अपनी देखरेख खुद नहीं कर सकता ना, इसलिए मां का फोकस है। ये 86% किसान मेरी भारत माता के वो शिशु हैं जो अपनी देखरेख खुद नहीं कर सकते। कभी सोचकर देखिएगा इत्मीनान से, जब मस्तिष्क शांत हो, 2 एकड़ की जोत में क्या हो सकता है? कौन सा फार्मूला लगाएं कि इनको श्रीयंत्र की सिद्धि हो जाए और कुबेर का खजाना आ जाए? कोई कानून बना दो, 2 एकड़ में क्या होगा? 4 बोरा भी अच्छे में बिक जाए, समझ लो इनके लिए दिवाली है। आलोक बाबू गलत तो नहीं कह रहा? 2 एकड़ में 4,000 बोरा नहीं पैदा होगा, और 2 एकड़ में ये स्विट्जरलैंड के फूल लगा लेंगे क्या लाके? पैसा कौन देगा? लोग तो ऐसा ऐसा ज्ञान दे जाते। बिजनौर के आदमी को कह रहे कि तुम स्विट्जरलैंड से विदेशी फूल क्यों नहीं मंगवाते, उनकी खेती क्यों नहीं करते? लागत पता है उनकी? लागत पता है? अरे घर बिक गया, मकान बिक गया, अम्मा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पा रहा आदमी, बिटिया के हाथ नहीं पीले करा पा रहा, बोले उस स्विट्जरलैंड के फूल बनाओ, इसमें उगाओ। गोभी क्यों उगाते हो? ये वैसा ही तर्क है जैसा इस देश में कभी किसी ने कहा था किसानों की समस्याओं पर कि अगर चीनी के दाम कम है और समस्या है, रेट नहीं मिलता, तो चीनी क्यों उगाते? नहीं, अगर गन्ने में समस्या है, रेट नहीं मिलता है, दाम कम है, तो डायरेक्ट चीनी क्यों नहीं उगाते हो? अब ऐसे विद्वानों के साथ तो किसान का कितना भला होगा ये किसान खुद ही समझ सकता है। मैं बहुत हृदय से निवेदन करूंगा सत्ता पक्ष से, किसान को समाधान दीजिए। ये देश का बाप है, हम सबका पिता है। जो लोग ये अभद्रता करते हैं कि किसान खेती नहीं करेगा तो भी खेती हो जाएगी, ये वही बात है कि हम अपने बाप से कहें कि तुमने हमको नहीं पाला होता तो भी हम पल जाते। कितनी अभद्रतापूर्ण बात है। हम अपनी मां से कहें कि तुम हमें पैदा नहीं करती तो भी हम पैदा हो जाते। कोई बात हुई कहने की? ये शर्मनाक बात है। कोई अपनी मां से ऐसे कह सकता है? कोई अपने बाप से ऐसे कह सकता है? वेद ने कहा कि पिता कौन है? जो पोषण करे। मां कौन है? जो पालन करे। किसान पोषण भी करता है, पालन भी करता है, वो मां भी है, पिता भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कई बैठकों का दौर चल चुका है और एक बैठक कल फिर से होनी है। अब तक तो समाधान होता दिखाई नहीं दिया, लेकिन सवाल तो ये भी है कि देश का किसान कब तक सड़क पर रहेगा और क्या कल की बैठक के बाद कल का दिन किसानों के लिए बेहतर होगा, कल कुछ हल निकलेगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप बने रहिए 9 टीवी के साथ।